बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसेंशियल फिजिक्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 12 का फिजिक्स के लेक्चर्स एक सीक्वेंस के साथ स्टार्ट किया है और आज इसका लेक्चर नंबर 4 होगा। किसके बारे में? कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ ने हम पिछले लेक्चर में किए थे। इसका स्टेटमेंट, इसका डेरिवेशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्म, कंप्लीट लेक्चर हमने इन पे किए थे और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि चार्जेस क्या है, सेम चार्जेस का क्या बिहेवियर है और अपोजिट चार्जेस का क्या बिहेवियर है। लेकिन आज इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है वो क्या है? वो है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम लॉ। जब भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए कि राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो आपको कैसे और किस तरह लिखना है ताकि आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाए और आप अच्छी नंबर से अपना पेपर या वगैरह टेस्ट जो है आप अटेम्प्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ का जरूरत क्यों पेश आई? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का जरूरत क्यों पेश आई? तो इन पे भी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देता हूं। जब भी सेम चार्जेस यूनिवर्स में होता है वो एक दूसरे को रिफिल करता है। वो आपको पता है क्लास 9 से। वो इनमें इनके बीच में रिपल्शन फोर्स मौजूद होता है और जब अपोजिट चार्जेस होगा, मीन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन जब भी हम दो चार्जेस के बीच में कैलकुलेट करते हैं तो इनके लिए एक जनरल सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो आपको पता है। F इज इक्वल टू, जो मैंने इधर लिखा है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ये हम इन फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन हमें इस फार्मूला से सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड का पता चलता है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन का हमें पता नहीं चलता इस फार्मूले से। तो हमें इस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, इसका फार्मूला जो होता है, इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसलिए हम वेक्टर कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने ये स्टेप बाय स्टेप इधर लिखा है और मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। मैंने एक चार्जेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इधर लिखा है पार्ट 1 और इधर लिखा है क्या? इधर लिखा है पार्ट 2। लेकिन आप पार्ट 1 पे अपने आप को अपने आप जहन क्लियर करें और पार्ट 2 पे भी। और इंशाल्लाह हम इन तक को कैलकुलेशन करेंगे बहुत आसान तरीके से और हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को फाइंड करेंगे। आपको किसी भी किस्म का मसला इन पे ऊपर नहीं होगा, ये बहुत इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इधर मैंने लिखा है पार्ट 1 पे फर्स्ट चार्ज जिसका नाम है Q1 और यहाँ है Q2 सेकंड चार्ज। ठीक है। और दोनों चार्ज जो है वो सेम बिहेवियर का है, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव है। इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है। ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका कैलकुलेशन हम इस फार्मूले से करते हैं। लेकिन हमें इस इधर इन फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है। अगर आप इनको देखें तो Q1 ने क्या किया? इस Q2 चार्ज पे फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ इन एरो को आप देखें, इनका डायरेक्शन इस राइट तरफ की है। ठीक है। तो मैंने इधर क्या लिखा है? यहाँ F21 जो है, आप इन टर्म को जहन में रखें। ठीक है। यहाँ F2 जो है 2 यहाँ आप इनको देखिए, F2 को देखिए। F2 जो है वो ये फोर्स है। ठीक है। Q1 Q2 पे जो फोर्स है वो F2 है और यहाँ ये 1 जो है ना, वो किसकी वजह से लग गया है? वो Q1 की जगह से, यानी F1 की वजह से इन पे लगा है। तो मैंने इधर क्या लिखा है? फोर्स ऑन Q2। ये जो Q2 पे जो फोर्स है वो किसने लगाया है? ड्यू टू Q1।
Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया है, इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे F21, यानी F2 ये Q2 चार्ज है, इनके साथ जो फोर्स है, और 1 इसके साथ क्या जाहिर करता है कि इनके ऊपर जो फोर्स किस चार्ज ने लगाया, इस Q1 ने लगाया, यानी Q1 का सिंबल यानी यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो वो F21 होगा, फोर्स ऑन Q2, जो Q2 पर फोर्स है ड्यू टू Q1, Q2 ने इनके ऊपर फोर्स लगाया है। ठीक है, और इनका डायरेक्शन आप इन एरो से देख सकते हैं, राइट की तरफ है। इसी तरह इनका अगर हम यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ड्रा करें ना, तो इनका डिस्प्लेसमेंट भी इनकी डायरेक्शन में होगा। किसकी डायरेक्शन में? तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हम इनको कहते हैं, इनका डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। इन यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी Q1 से Q2 की तरफ है, लेकिन इन एरो से भी आप पता लगा सकते हैं कि इनका डायरेक्शन इसी तरफ है, यानी Q1 से Q2 की तरफ। तो मैंने इधर क्या लिखा है R12 क्या जाहिर करता है, इधर 1 जो है वो Q1 है और किसकी तरफ Q2। तो हमने इधर लिखा है वेक्टर डिस्प्लेसमेंट यानी R फ्रॉम Q1 टू Q2, यानी इधर 12 जो है ना वो Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q1 टू Q2 इधर तक क्लियर हो गया। अब हम जो इन फोर्स इनके बीच में जो फोर्स है, जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो जनरल फार्मूला ये है F21, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, और ये कितना फोर्स है 21 है, क्योंकि वो Q2 पर लग गया है, किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो F21 आ गया कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और यहाँ हम क्या लगाते हैं यूनिट वेक्टर किसकी? इस डायरेक्शन जो Q1 से Q2 की तरफ है, जो वो हम लगाते हैं यूनिट वेक्टर R12 और इसके ऊपर कैप। अगर हम इनकी जगह यहाँ ऐसा पुट करें कि चलो अब हम पुट करते हैं F21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप इनको देखें तो यूनिट वेक्टर हमें क्या बताती है? यूनिट वेक्टर हमें बता देंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका डायरेक्शन हमें बताती है। ठीक है, हमें डायरेक्शन के बारे में पता चलता है यूनिट वेक्टर में, और मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और हमें डायरेक्शन शो करता है। तो आप इन यूनिट वेक्टर को देखें ना, इस वाला यानी R12 वेक्टर हो, इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ राइट तरफ है, और इन फोर्स 21 का फोर्स अगर हम इनका भी यूनिट वेक्टर ले लें तो इनका डायरेक्शन भी इसी तरह है, और हमें पता है तो वो इक्वल होगा किसका? F21 मैग्नीट्यूड का, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में भी सेम है, ये दोनों का डायरेक्शन इसी तरफ राइट तरफ है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड V1 होता है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि R12 इक्वल होगा किसका? यूनिट F21 का। तो इधर हम भी इसकी जगह ये भी दोबारा लिख सकते हैं कि ये बराबर है 1 2 यूनिट का, क्योंकि यूनिट वेक्टरों का मैग्नीट्यूड 1 होता है और 1 की मल्टीप्लिकेशन में इसमें कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ हम भी सेम चार्ज लिए हैं Q1 और Q2, लेकिन इधर बात बदल होगी। क्यों बदल होगी? इधर ये Q2 जो है फोर्स अप्लाई करेगा किस पे? Q1 पे। इधर क्या था? इधर Q1 फोर्स लगाता था Q2 पे, और इधर Q2 फोर्स लगाते हैं Q1 पे। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ F1 जो है वो फोर्स 1 है, क्यों? चार्ज 1 है। किसकी वजह से इसमें इसके ऊपर फोर्स लगा है? Q2 की वजह से। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स 1 2 या 12, आपको भी इनको कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम इनका यूनिट वेक्टर या वेक्टर डिस्प्लेसमेंट देखें तो इनका होगा R21,
क्योंकि चार्ज 2 की वजह से चार्ज 1 पे लगा है, तो इसको हम कहते हैं R21 और इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कैसा होगा, F12 K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर हो, और इनका यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे R21। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में हम इनका लिख सकते हैं, ये है 12 यूनिट वेक्टर। तो हम इधर लिखते हैं कि R यूनिट वेक्टर 12 इक्वल होगा किसका, सॉरी 12 इक्वल होगा 1 फोर्स 12 मैग्नीट्यूड का, क्योंकि ये डायरेक्शन में भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन इस तरफ है, और मैग्नीट्यूड में भी सेम है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो लिहाजा इस हम ये मिटाते हैं और इसकी जगह ये लिखते हैं R21। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन आप जहन में रखें और हम नेक्स्ट करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं। तो चलो देखते हैं, ये मिटाते हैं और ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं, तब इनका रिजल्ट हम फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंबाइन करेंगे दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए लिखते हैं इधर combine इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगर हम इनको कंबाइन करें तो यहाँ ये सेम है, ये सेम है और यहाँ भी, तो वो आ जाएगा इनकी 1 2 मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसका, R21 का। ठीक है, अगर आप इनको देखें तो इनके साथ हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन इनका अपोजिट है। दोनों तो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन डायरेक्शन इनका अपोजिट है। अगर आप R21 का डायरेक्शन हो जो हमने ड्रा किए थे, इनका डायरेक्शन हो राइट की तरफ था, और इन दो चार्जेस हो यानी R21 का डायरेक्शन हो लेफ्ट की तरफ था। तो इसलिए हमने इधर क्या लगाया, इधर हमने इधर माइनस लगाया। माइनस क्यों, क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस का वैल्यू यानी R12 का वैल्यू क्या आ गया, -R21, हम इनका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, वो आएगा F12 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और यहाँ इनकी जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ हम इनकी जगह ये पुट करेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा -R21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन माइनस को इधर लेके आएंगे फर्स्ट पे, तो हो जाएगा 1 2 इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, और वो हो जाएगा कैफ यानी यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, तो हम लिखते हैं नेक्स्ट F इज इक्वल टू 1 2 इक्वल टू माइनस, और अगर हम इन टर्म को देखें ना, ये टर्म्स ये ब्रैकेट के अंदर है, वो इधर किसके बराबर है, वो बराबर है F12 का, सॉरी F12 का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ ये 12 नहीं है, सॉरी ये है 21। ओके, ये है 21 2 1। ओके, तो यहाँ क्या आएगा वहां आएगा 2 1। ओके, अब सही हुआ। अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एक्सर्ट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इससे हमें क्या पता चलता है, दीज हम लिखते हैं, दीज चार्जेस exert equal but opposite forces।
opposite in direction। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन इसका बदल है, क्योंकि एक राइट की तरफ जा रहा है और एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि सेम चार्जेस थे हमने जो कंसिडर किए थे, प्लस प्लस, एक का डायरेक्शन यू था और दूसरा का डायरेक्शन यू था, लेकिन डायरेक्शन मुख्तलिफ है और मैग्नीट्यूड में सेम है। तो डायरेक्शन की मुख्तलिफ होने की वजह से डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हमने इधर क्या लगाया, इधर हमने एफ लगाया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। जब भी एग्जाम में आ जाए तो आप इसी तरह से कैलकुलेशन करें ए टू जेड, ताकि आपको अच्छी तरह और फुल मार्क्स मिल जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।